हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आप लोगों को सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना भैया। और जैसा कि आपने अगर पिछले लेक्चर देख रखे होंगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि हम लोग यहाँ पर जो है ना सॉल्व कर रहे हैं किस चीज को, तो बोलोगे 2025 के सेट नंबर 6 को, ठीक है ना भैया। ये ध्यान रखना, सेट नंबर 6 को, और ये है हमारा सेट नंबर 6 का कोड नंबर आपको देखने को मिलेगा KE, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और याद रखो कि हम लोगों ने यहाँ पर सेट 6 के 2 पार्ट में कई सारे क्वेश्चन को कवर कर रखा है, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, ठीक। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 3 में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो जाकर के देखिएगा, बेहतर आपको तरीके से समझाया गया है। आप यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतर तरीके से केमिस्ट्री को यहाँ से सीख जाएंगे, पैटर्न आपको पता चल जाएगा और आप जाकर के बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को, और हम लोग यहाँ से 3 नंबर तक तो कवर हो चुके थे, 4 नंबर भी कवर हो गया था, और ये 4 का खा गा घा यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। आज का जो हम लोग शुरुआत करने वाले कहानी है वो होगी क्वेश्चन नंबर 5 की भैया, ठीक। और 5 के का नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना भैया। तो सबसे पहले आज हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, तो जवाब दोगे भैया इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, ठीक। अच्छा, थ्योरी मैं अगर बोल दूं आप लिख लो तो क्या ही तो बताओ, ठीक है ना, क्योंकि हम लिखेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आप क्या करिएगा, इस चीज को लिखने की कोशिश करिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा क्या कि जब किसी धातु की छड़ को, समझना ध्यान से, क्या बोलोगे, जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, लिखो साथ सभी लोग साथ में, कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में ये धातु की छड़ हो गई जिंक, तो अगर जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, समझ रहे हो ना, तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं। जैसे हमने कहा जिंक की छड़ बनाना चाहते हो तो जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दो, बात समझ रहे हो ना भैया। क्या कि जब किसी धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ध्यान समझना, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, तथा विलयन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना भैया, ये विलयन है, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। यानी कि अगर आपकी छड़ धनायन है तो विलयन ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक। अगर छड़ ऋणावेशित है तो विलयन धनावेशित हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो अगर जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, ठीक है ना भैया, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद आप बोलोगे क्या कि जिससे, ध्यान रखना, जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य, जिससे छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, ये बात ध्यान रखना, छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो जल्दी से, मैं सिखा दूं आपको क्या कि जब किसी धातु के छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसे उसी धातु के लवण विलयन में डुबो देते हैं, जिससे धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिससे धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है ना, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक। इस चीज को क्लियर करना, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। भैया समझ में आ गई कहानी की, इसे ही क्या बोल देना है, इलेक्ट्रोड विभव बोल देना है, ठीक है। एक काम करो, अब हमसे पूछा गया है कि भैया इसके जो है ना ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, एग्जाम्पल क्या है ना, अब किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इसकी निर्भरता की बातचीत करते हैं कि किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो ये होगा, क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया कि ये ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ताप पर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता रहा हूँ कि ताप पर निर्भर करेगा। तो अगर तुम ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर एक चीज बढ़ती है, वो क्या बढ़ता है, तो तुम बोलोगे भैया आयनन बढ़ जाता है। आयनन का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया कि जो पदार्थ होते हैं उसमें आयन बनने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, इसलिए
इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भैया ध्यान से समझना, क्या बोलोगे, ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा देखो ध्यान से, हमने कहा ये सांद्रता पर निर्भर करता है। क्या बोलोगे, सांद्रता। अब सांद्रता किसको बोलते हैं, तो भैया बोलोगे गाढ़ापन। ठीक, तो जब आप सांद्रता बढ़ा दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आयनन है, सांद्रता बढ़ा दोगे तो ये जो क्या है भैया आपका आयनन है, ये आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, इनका जो टूटना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आयनन घट जाता है। अब अगर आयनन घटेगा तो आप याद रखोगे कि भैया इनका जो इलेक्ट्रोड विभव भी है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ लेके आ रही है? ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। ताप पर निर्भर करता है, तो ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा। ठीक, सांद्रता बढ़ेगी तो आयनन घटेगा, आयनन घटेगा तो इलेक्ट्रोड विभव भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना भैया, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, तो 4 नंबर आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई, अब फटाफट से काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है ना भैया। चलिए अच्छा, ठीक है ना, हेलो हेलो हेलो। चलो भाई ठीक, अब अपन देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी से निपटा लेते हैं। पढ़ो पहले क्वेश्चन, पढ़ो भैया सभी लोग एक साथ में, तभी मजा आएगा, है ना। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया अच्छे से, बोलोगे क्लियर है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर खा के बारे में। कह रहा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्ध आयुकाल का क्या होता है, 10 गुना होता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हमें क्या सॉल्व करके बताना है, इस चीज को समझ लेते हैं पहले ध्यान से। ठीक है, तो आपको जो सॉल्व करना है वो ये है कि जो आपसे पूछा गया है वो क्या है, तुम्हारा टी हाफ बराबर अर्ध आयु काल का, लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। यानी जो आपसे पूछा गया है, यानी कि टी बराबर जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है 10 इंटू में टी हाफ। ये आपको प्रूव करके बताना है। क्या करके बताना, ये प्रूव करके बताना है कि क्या ये सच में सही होगा या नहीं है। ठीक है ना भैया, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहले एक मेरी छोटी सी चीज समझने की कोशिश करो, मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखाने वाला हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बस सब पे पूरा फोकस मुझे बोर्ड की तरफ चाहिए। ठीक, जब कभी भी आपको इस तरीके से परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया जाए, भाई सुनना बड़े ध्यान से, परसेंटेज वाला क्वेश्चन दिया जाए तब आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जब आप ए की मान लेंगे, किसका मान लेंगे, ए का मान लेंगे, तब आप हमेशा बात याद रखना कि ए का मान आपको हमेशा कितना लेना होता है, बोलोगे 100, क्योंकि परसेंटेज कितने का होता है, 100 का होता है। ए माइनस एक्स, आप क्या करेंगे कि 100 में से जो परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना भैया, उस परसेंट को आपको क्या कर देना होता है, घटा देना है। तो 99.9, 100 में से आप क्या करो 99.9 को घटा दो। चलो यहाँ पर देख लेते हैं कितना मिलेगा, तो ऐसे यहाँ पे कितना लिख लो 99.9। हमने कहा 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, जवाब आएगा भैया 10 में से 9 घटाया 1 बचेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर भी 9 बचा तो 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। बोलो ना ध्यान से, 9 में से 9 गया कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, अब इधर भी तुम्हारे पास में कितना बचा, बोले भैया 9 बचा, 9 में से 9 गया कितना बचा, 0। यानी आपको जो मिलेगा वो मिला 0.1। क्या मिला आपको, 0.1 मिला। ठीक है ना भैया, बड़े ध्यान से समझना, ये आपको कितना मिलेगा, 0.1 मिल गया। ठीक, बोले इतनी कहानी समझ में आ गई, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं जरा ध्यान देना, सबको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, अगर हम टी बराबर निकालेंगे तो टी बराबर आपने क्या देखा है, या टी बराबर ना निकाल करके आप के बराबर लिखिए, तो के बराबर क्या होता है आपको पता है, तो 2.303 अपॉन में टी, ठीक है ना भैया, इंटू लॉग बेस में 10। ठीक है, और ऊपर क्या लिखते हो, बोले ए, नीचे क्या लिखते हो, बोले ए माइनस एक्स। समझ में आ गई कहानी कि नहीं आ गई। ठीक, इसी में मान रख दो आकर के भैया, तो क्या मिलेगा आपको कि के बराबर 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग बेस में 10। अब ऊपर देखो ध्यान से, ए का मान आपको कितना दिख रहा है, बोले 100 बटे ए माइनस एक्स का मान कितना दिख रहा है, बोले 0.1। हमने कहा आपसे क्या, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो। ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना भैया। अब आप इस 1000 को ऐसे लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो कि 1000 को कि 10 की घात 3, क्या लिख सकते हो, 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 लिखोगे तो लॉग में एक फॉर्मूला होता है x की पावर y का, तो y जो होता है ना वो कहाँ जाता है, गुणांक में। तो 10 की घात 3 है तो 3 आएगा, वो कहाँ जाएगा, गुणांक में। तो आप देखेंगे कि k बराबर जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा 2.303 अपॉन टी।
इनटू और इधर पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे लिख देना आप log बेस में 10 और इधर क्या बचेगा 10 बचेगा। इतनी बात बताओ जरा ध्यान से बोले। ठीक है, कहानी समझ में आती है भैया यहाँ तक तो हमें ना। अब यहाँ पर अगर हम आपसे एक चीज सिखाएं तो बोलोगे ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि log बेस में 10 हो और अगर ऊपर भी आपका 10 ही लिख रखा तो इसका मान हमेशा कितना आया है, बोलोगे 1 आया है। ठीक है, यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा ध्यान से। ठीक, या जो भी आपकी प्रॉब्लम रह जाती है ना तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ करके जाएंगे, मैं आपको हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है ना भैया, समझ में आ गई सभी को कहानी यहाँ तक की। अच्छा ये कहाँ से छूट गया भाई, इसको क्या तकलीफ है देख लेना, जहाँ कहीं भी तक समस्या हो गई हो इसको, है ना, इसको हटा दो फिलहाल। अब ध्यान देते हैं कैसे बनाते हैं, चलिए आगे। ठीक, इतना आ गया आपको, तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि के बराबर क्या लिखोगे कि भैया के बराबर में अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2.303 अपॉन में टी और इनटू में यहाँ पर क्या हो गया 3। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देखो ध्यान से, इसी में क्या कह रहा है, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है, टी हाफ। तो अब यहाँ पर आप के बराबर फॉर्मूला लगा दो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का, तो वो कितना होता है, तो 0.693 अपॉन में क्या होता है टी हाफ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है ना भैया, अब तुम ऐसा कर सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देना, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से लिख देना। ठीक है ना भैया, ऐसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से जब सॉल्व करोगे तब तुम देखोगे कि भैया ये के का मान और ये के का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है। अच्छा ऐसे लिख देना 2.30। अच्छा मैं कहता 2 अंक तक लिख लो, जो ये दशमलव लगी वाली वैल्यू है ना इसको 2 अंक तक लिख लो, इधर भी कितने अंक तक लिख लेंगे 2 अंक तक, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना भैया। इधर लिख देना 3 बराबर, अब के का मान यहाँ वाला रख दो आकर के, तो 0.693 अपॉन में यहाँ पर क्या कर देना टी हाफ। इतनी बात क्लियर होगी, तो ठीक है समझ में आ गई कहानी। अब हमने क्या बताया आपसे कि 2 अंक तक रखना है, क्या भाई आराम से चलो, कितने अंक तक रखना है भैया, तुम बोलोगे भैया 2 अंक तक रखना। 2 अंक तक रखने के लिए आपको यहाँ से 3 को क्या कर देना, हटा देना। इतनी बात बताओ जरा हमें अगर ना समझ में आई हो तो। ठीक, तो अब इतना कर लिया, बोले ठीक है। अब हमने कहा आपसे कि एक काम करो, ये वाला यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटाया। जैसे ही ये वाला पॉइंट हटाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें नीचे कितने जीरो मिल जाएंगे, बोलोगे 2 जीरो मिल जाएंगे। समझना यहाँ से ना, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटा दो तो इधर भी नीचे कितने जीरो मिल जाएंगे, बोले 2 जीरो मिल जाएंगे। ठीक, अब आमने सामने इसलिए 100 से 100 ये निपट जाएगा। बोले ठीक है कहानी। अब हमने कहा 3 से निपटा देते हैं क्या इसको, तो 3 से काटा तुमने, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 23 हो गया। बोले ठीक है, अब इस 30 को हमने कहा भैया किससे काट दो, 230 से काट दो, आमने सामने तुरंत कटेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो काट दिया तो इधर 23 से काटोगे तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा। अब इसी को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे, तब आप देखोगे कि आपको जो मिलने वाली चीज है, तो ये जो टी हमारा इधर चला जाएगा, टी आप इसके गुणांक में आ जाएगा, तो टी बराबर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 10 इंटू में टी हाफ मिलेगा। ठीक है, और यही तो अपन क्या कर रहे थे, प्रूफ करने वाले थे। ठीक, यही तो प्रूफ करना था ना भैया, और अगर यही प्रूफ करना था ना, यही तो साबित करना था, तो ये हो गया तुम्हारा भैया प्रूव्ड। समझ में आ गई होगी कहानी। ठीक है ना भैया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, देखो बहुत आसान तरीके से आपको मैंने सारी चीजें सिखा दी और यही हमें चाहिए भी था कहानी में। ठीक है भैया, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिख करके बताने हैं। ठीक है, चलते हैं और इन क्वेश्चन के IUPAC नाम अपन सीखते हैं आराम से। ठीक है ना भैया, तो देखते हैं जरा ध्यान से। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। देखो पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या लिख रखा, कह रहा है ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कि क्रोमियम और यहाँ पे Cl2 और फिर En और फिर बाहर आपका लिखा हुआ है Cl। ओके, ऐसे इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी जुगाड़ें बता रखी हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता है कैसे कैसे करे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आयन में बदल देते हैं। तो ये धनायन हो गया ऋणायन का, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, धनायन का। अब धनायन में आप चले गए संकुल के पास में, ठीक है ना, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो, संकुल बोलते हैं, और ये हमारा आयनिक मंडल कहलाता है। फिलहाल ज्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं, अपन बातचीत करते हैं केवल क्वेश्चन की। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखो, तो इसको आप क्या नाम से पढ़ते हो, तो बोलोगे भैया क्लोरो। ठीक है ना, तो क्लोरो हो गया। ठीक, इसको क्या पढ़ते हो, तो बोलोगे भैया एथेन से पढ़ते हैं। अभी हम बताते हैं क्या नाम होता है। ठीक, तो पहले ABCD में C आएगा कि E आएगा, तो बोलोगे भैया पहले C आता है, फिर क्या आता है, E आता है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसी का नाम लिखेंगे ना। तो अब इसका कितने मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, तो बोलोगे 2, तो 2 दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख देना, डाई, और इसको हम लोग बोल देते हैं Cl को क्लोरो, तो क्या बनेगा, डाई क्लोरो। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, तो इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एथेल 1,2 डाई एमीन, समझ रहे हो ना बात को ध्यान से, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, Cr, इसको क्रोमियम पढ़ते हैं, ठीक, अच्छा प्लस का चार्ज होता है तो इसका पूरा नाम लिखा जाता है क्रोमियम, तो ऐसे ही लिख देना आप यहाँ पर क्या, क्रोमियम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, जो कहाँ पर लिख देना आप इसके ब्रैकेट में रोमन अंकों में लिख देना। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता चलेगी, तो जिसके लिए निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं भैया, एक्स मान लेते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, बोलोगे सिंगल का माइनस, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, तो बोलोगे 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। ये उदासीन है तो इसमें आप क्या करना है, बोलोगे गुणा करा देना 0 से, ठीक। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो तुम बोलोगे ये माइनस का 1 होता है, बराबर में क्या कर देना 0। तो x -2 ये 0, ये -1, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर प्लस का 3, ठीक। तो अब यही आप चीज यहाँ पर लिख देंगे क्या करके, थर्ड बना करके, बात समझ में आ गया। और Cl का पूरा नाम लिख दो यहाँ पर, इसको क्या पढ़ते हो, तो बोलोगे क्लोराइड पढ़ते हैं भैया, ठीक है ना। अब जरा बताओ मैं कोई समस्या हुई हो, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। अगर अभी भी आपको चीजें नहीं करने पड़ी कि कैसे भैया ने ये कर दिया, तो आप जाकर के चैप्टर नंबर 4 यानी कि उपसह संयोजन यौगिक देखिए जाकर के, आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना भैया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। फिलहाल अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए तुम चलो ऊपर। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो तुमने बोला भैया कि हमें लिख रखा पहला सीजियम, तो CS, और यहाँ पे क्या दिख रहा, FeCl का 4, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बदल लो पहले आयन में, तो ये धनायन हो गया, संकुल क्या हो गया, ऋणायन। तो पहले नाम किसका लिखा है, तो धनायन का, तो इसका लिख दो। अब इसके नाम में आप क्या बोलोगे, तो बोले भैया ये तो सीजियम है, इसलिए इसको क्या लिख देना, सीजियम लिख देना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है, कहानी आगे चलते हैं। अब हमने कहा आपसे कि जब अब इसका जब लिखोगे तो ये अब संकुल हो गया, तो पहले हम नाम संकुल का लिखो, तो संकुल में पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसके कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बोले भैया 4, तो लिखोगे टेट्रा, और Cl को अपन बोलते हैं भैया क्लोरो, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा क्लोरो। अब ध्यान रखना, जब कभी भी माइनस का चार्ज हो तो केंद्रीय धातु जो होती है ना, इसके साउंड में आपको 8 का साउंड निकालना पड़ता है, तो आप इसको फेरस ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे, फेरेट पढ़ेंगे, ठीक। और फिर इसकी रोमन अंकों में संख्या लिख देंगे ब्रैकेट में, बस हो गया कंप्लीट क्वेश्चन आपका, ठीक। कैसे पता करेंगे, तो सीजियम के ऊपर होता है प्लस का 2 चार्ज, इसको तो लिखना ही है, तो इसको x मान लो, ठीक। Cl के ऊपर कितना होता है, सिंगल का माइनस, माइनस के 4 हैं, तो 4 लिख दिया, बराबर में कितना कर दो, 0। अब इसको सबको ट्रांसफर करके इधर ले आओगे, तो x बराबर कितना मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, बराबर प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब तुम्हें यहाँ पर ब्रैकेट में कितना लिख देना है, सेकेंड लिख देना है। बात समझ में आ गई भैया कि नहीं आ गई, ठीक, फटाफट से नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या लिखोगे, पहले तो K3, ठीक है ना, यानी कि पोटेशियम, और उसके बाद में लिखा हुआ है कोबाल्ट CO, और उसके बाद में लिखा हुआ है C2O4, ठीक है ना भैया, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, ट्राई, ओके, ऐसा। अब क्या बोलोगे, बहुत आसान सा काम है, फिर से वही पुरानी कहानी, पहले धनायन बना लो, ऋणायन बना लो, ठीक है ना भैया। कैसे करते हैं, इसका नाम लिखो, तो इसका नाम लिखोगे तो सबसे पहले तो आपको जो बाहर लिखी चीज है ना, उसमें केवल और केवल उसका नाम लिखना होता, नंबर नहीं बताना होता, तो इसको पोटेशियम पढ़ते हैं, के को, ठीक, सबको पता है। अब इस संकुल का नाम लिखो, तो संकुल में पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इसके, 3, तो बोलोगे ट्राई। और ये ध्यान रखना, C2O4 को हम लोग बोलते हैं भैया ऑक्सीलेटो, क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ठीक है ना, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कोबाल्ट के ऊपर चार्ज अगर माइनस का दिख रहा है, देखो ध्यान से, है ना, तो अब इसको आप क्या करोगे, 8 का साउंड निकालोगे, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट, क्या बन जाएगा, कोबाल्टेट। अब रोमन अंकों में निकाल दो, ठीक। तो ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस का 3, देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है, ये प्लस का 3, इसको क्या मान लेना, x। इसके ऊपर माइनस का 2 होता है, तो 3 मॉलिक्यूल है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6। अब 6 में से 3 चला गया, तो माइनस का 3 बचेगा, बराबर कर दोगे, प्लस का 3 बचेगा, मतलब यहाँ पर क्या लिख देना, थर्ड लिख देना, ठीक है ना भैया। फटाफट से 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर चौथा क्वेश्चन भी हम लोग अभी तुरंत निपटा लेते हैं भैया, ठीक है ना, फटाफट से करो स्क्रीनशॉट लो। चलिए भाई, ठीक है, अब देखते हैं अपन क्या नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इधर ही निपटा लेते हैं उसको भी। देखो पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो क्या है, तो लिखा है COCl3, COCl3, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या लिखा है, NH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर ना प्लस का चार्ज लिख सकते हो ना माइनस का लिख सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, उदासीन है, बात समझ रहे हो ना, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। फिलहाल अब क्या करोगे, पहले इसमें से देखो, तो इसको तो C से पढ़ते हो, इसको A से पढ़ोगे, ठीक। तो क्या लिख दो, पहले 3 है, तो क्या लिखोगे, ट्राई
एमीन, ट्राई एमीन, और यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, ट्राई क्लोरो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो, और यहाँ पे क्या लिख देना है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब रोमन अंकों में इसके मान निकाल दो, तो ये तो उदासीन है, छोड़ दो, इसके ऊपर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बराबर में कितना आ जाएगा, +3, तो ऐसे थर्ड लिख देना, तो कोबाल्ट थर्ड हो जाएगा, तो ट्राई एमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना भैया। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना भैया। चलिए ठीक, अब अपन देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या, बड़े ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, क्या लिख रखा है, पढ़ो एक बार फिर से। कह रहा कि ग्लूकोज बनाने की, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है कि ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, एक नंबर का क्वेश्चन। और कह रहा ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे। बड़ा आसान सा काम है, पहले अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज को बनाने के 2 रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से ये पता होना चाहिए क्या कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो फटाफट से। ग्लूकोज बनाने की विधि, ठीक, ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां, ऐसे लिख लो, ठीक है ना, 2 विधियां, ठीक है, ये चीज ओके। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा है, क्या होता है, तो बोलोगे C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है, ये बनाने हैं हमें, ठीक। कितने बनाने हैं, बोले 2 मॉलिक्यूल बनाने, मतलब 2 तरीके से बनाना है, ठीक। तो पहली चीज हम लोग समझते हैं यहाँ पर ध्यान से, आप बोलोगे कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा, पहला एग्जांपल क्या होगा आपका कि सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा। अगर आपने भैया लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा है जैव अणु, ठीक है ना, तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से वहां पर सिखाई गई होंगी कि कैसे ये आप बना सकते हो। तो सुक्रोज का क्या कर देना, जल अपघटन कराना, कैसे करते हैं जरा ध्यान देना। तो सुक्रोज का फॉर्मूला पहले देखो, तो C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, इसका क्या करा देना होता है, जल अपघटन। तो जल अपघटन कराओगे तो H2O के साथ में उपस्थिति ली जाती है तनु अम्ल की, ठीक है ना भैया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, 22 और 2 24, 11 और 1 12, तो इन सबको अलग अलग 2 हिस्से में बांट दो, तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसी में से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ना भैया, ये आपका ग्लूकोज का है, मान लो, ठीक है ना। एक फॉर्मूला किसका होगा, ग्लूकोज का, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये होता है फ्रक्टोज का, किसका होता है, फ्रक्टोज का होता है। बात समझ रहे हो ना मेरी कि क्या है कहानी। तो पहला तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ग्लूकोज बना और क्या बना तुम्हारा, फ्रक्टोज बना, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका पहला तरीका, ठीक। अब बातचीत करते हैं अपन दूसरे तरीके के बारे में। तो दूसरा तरीका क्या, इसी सेम रिएक्शन से बना दो दूसरा तरीका भी। इसी में एक एग्जांपल होता है माल्टोस, अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है ना। माल्टोस से बना सकते हो, लैक्टोस से बना सकते हो, स्टार्च से बना सकते हो। तो हमने लिख दिया यहाँ पर माल्टोस के जल अपघटन द्वारा, ध्यान रखना भैया, माल्टोस के जल अपघटन द्वारा, ठीक। इसका भी क्या करा दो, जल अपघटन। तो माल्टोस का भी भैया फॉर्मूला एकदम सेम होता है, क्या होता है, तो C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, प्लस इसका भी जल अपघटन कराना, मतलब जल के साथ क्रिया करा देनी, सेम कंडीशन लेनी है, तनु अम्ल की उपस्थिति लेकर के, ठीक है ना भैया। अब कराओगे तो तुम देखोगे फिर से तुम्हें ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किस चीज के, तो बोलोगे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना भैया, ऐसे। अब इसमें से जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल होते हैं ना भैया, ये दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल किसके होते हैं, तो जवाब आएगा भैया, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किस चीज के होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। बताओ जरा, समस्या खत्म हुई कि नहीं हुई, ठीक। पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नहीं हो गए भैया आपके, कि तुम्हारे पास में 2 विधियां जो बनानी थी, दोनों के दोनों विधियों को आपने सीख लिया बड़े ढंग से। अब लास्ट केस में 2 क्वेश्चन आपको सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल बनाना, पहले भैया इनका स्क्रीनशॉट लो, तब हम लोग आगे बातचीत करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। चलो अब अपन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को, ठीक है ना। चलो चाहिए दोनों तो आपने लिख ही लिए होंगे, तो इनको हटा दे रहे हैं, जगह की थोड़ी सी समस्या, हटा दो इसको, चलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा ही निपटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि आपसे रासायनिक समीकरण तो आपने बना दिए, कह रहा है ग्लूकोज से सैकेरिक अम्ल बनाना। तो पहले सैकेरिक अम्ल की बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला आप क्या करेंगे, यहाँ से सैकेरिक अम्ल बनाएंगे, सैकेरिक अम्ल, ठीक है भैया, ये बनाना आपको। तो जब सैकरिक अम्ल बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छी तरीके से कि हमें यहाँ पर क्या कराना है, इनका ऑक्सीकरण करा देना है, ठीक है। कैसे करते हैं पहले ये चीज समझ लेते हैं ध्यान से।
तो आपने जो ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है ना, इस चीज को लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे यहाँ से CH2OH, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये तरीका ही आपको रिएक्शन सिखा सकता है, बाकी तो बड़ी कठिन चीजें हैं। CH2CH और उसके बाद में आप ऐसे लिखोगे इसको CHOH का होल 4, ठीक। और इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आप क्या लिखेंगे H लिखेंगे, ठीक। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी समूह के साथ साथ हाइड्रोजन कार्बन होते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना। अब इनका क्या कराना है, बोले ऑक्सीकरण करा देना है, तो ऑक्सीकरण करा दिया। उपस्थिति में आप ध्यान रखेंगे नाइट्रिक अम्ल आपको लेना पड़ेगा HNO3, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ठीक। हमने कहा आपसे कि 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, जरूरत हमें 3 की पड़ने वाली, तो एक O आप यहाँ पर ले आना, तो इधर क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। बात समझ में आ रही कहानी की नहीं, ठीक। अच्छा, दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना और उसको क्या दे देना, एक ऑक्सीजन दे देना, तो जल बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या कर देना है, फिर इसके 2 बॉन्ड खाली हो गए। ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है तुम्हें अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा, तो एक तो इसके साथ में कार्बन के साथ बना और ऊपर क्या लिखा है, मान लो OH, तो ऐसा बना हुआ और एक H ये लिखा हुआ है, एक H ये लिखा है। तो ये वाला H और ये वाला H तुमने दोनों निकाल करके ऑक्सीजन को दिए तो जल बाहर हो गया। तो अब आपको वहां से एक ऑक्सीजन लेकर के आना पड़ेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना पड़ेगा। मतलब अब आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि CH क्या कि C अब डबल OH हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डबल OH हो जाएंगे। एक तो ये OH था, एक ऑक्सीजन आपने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो C डबल OH, और उसके बाद में तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा CHOH का होल 4, और ये तो आपके पास में है ही है C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना भैया। ये कहानी थी पूरी की पूरी, और बाहर क्या हो गया आपका जल। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रुप भैया, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सैकेरिक अम्ल। यहाँ पर एक C डबल OH ग्रुप होता है, एक इधर C डबल OH ग्रुप होता है, तो ऐसे 2 ग्रुप जहाँ मिल जाए तो समझ लेना वो सैकेरिक अम्ल का फॉर्मूला। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, जवाब आना चाहिए भैया सैकेरिक अम्ल का हो गया, ठीक। दूसरी चीज, अब अपन बातचीत करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, तो वो देखो ध्यान से। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो क्या कह रहा है भैया, ग्लूकोनिक अम्ल क्या बनाना है आपको, ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है। इसका भी बहुत आसान सा एग्जांपल है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। तो ग्लूकोनिक अम्ल में आपने ठीक है ना, टॉलन अवगर्मक को पढ़ा होगा भैया, किसको पढ़ा होगा, टॉलन अवगर्मक को, ठीक। तो टॉलन अवगर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया करा देनी, पहले फॉर्मूला लिख लो आकर के। तो फिर से लिखोगे आपको, तो ऐसे लिखोगे CH2OH, CHOH का होल 4 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिख दो H। अब इसकी अभिक्रिया टॉलन अपकर्मक के साथ करा दो। टॉलन अपकर्मक क्या होता है, तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक। अब ये केवल ऑक्सीजन आप किसके पास ले आओ, यहाँ पे ले आओ, तो आप देखोगे क्या मिलेगा आपको CH2OH और CHOH का होल 4 और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, ठीक। ऐसे, और अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको 2Ag के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, इसी को अपन बोल देते हैं रजत दर्पण। क्या बोल देते हैं, रजत दर्पण बोल देते हैं, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला आपका किसका बन गया, तो बोलोगे ग्लूकोनिक अम्ल का बन गया। बात समझ में आई कि नहीं है भैया, ठीक है ना। इसको कहते हैं, ये 2 तरीके हो गए तुम्हारे क्या बनाने के, सैकेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल बनाने के, ठीक। अब 4 नंबर आपके हो गए क्वेश्चन में क्लियर, ठीक। तो 5 नंबर के मैंने ख्याल से आपको सारे के सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके समझ में आएंगे, का, खा, गा और घा। तो आपने 4 चौको 16 नंबर आपने अच्छे से कवर कर लिए, क्लियर कर लिए। अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, ठीक है ना। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हो गया ना भैया, ठीक है। चलो अब अपन बातचीत करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो थोड़ी सी आसानी इसलिए भी है, क्या है, क्योंकि इसमें अथवा में दिया गया है, तो या तो का कर लो और या फिर अथवा का ये वाला कर लो, ठीक है ना, कि पॉली हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो हमने आपसे कहा कि सैंडमायर अभिक्रिया बहुत आसान सी चीजें कर रहा है, द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। तो ये आसान से रिएक्शन दी गई, आराम से बना पाओगे, ठीक। तो हम लोग छठवें के का को करेंगे, छठवें के का में आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक। तो पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे भैया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है। क्या लिखनी है, सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है ना भैया। सैंडमायर अभिक्रिया लिखनी है आपको, और इसी सैंडमायर अभिक्रिया से आपको क्या बना देना है, तो बोलोगे क्लोरोबेंजीन बना देना, ठीक। आसान काम होता है, एक बार फोकस से देखेंगे तो सब एक ही बार में क्लियर कर लोगे, ठीक। हमने कहा आपसे कि सैंडमायर अभिक्रिया को बनाने के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ती है, वो याद रखना पड़ता है क्या, कि सबसे पहले आपको एनिलीन लेनी पड़ती है भैया। क्या लेनी पड़ती है, एनिलीन, ठीक है ना। इस एनिलीन लेना पड़ेगा। एनिलीन किसे कहते हैं, तो बेंजीन के ऊपर NH2 समूह लिखा होता है, ठीक।
और एनिलीन की अभिक्रिया आपको किसके साथ करानी होती है, तो सोडियम नाइट्राइड के साथ करानी होती है और प्लस में तनु HCl के साथ में करानी पड़ती है। ठीक है ना भैया, बड़े ध्यान से समझना। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया जाता है। तब जब आप यहाँ पर अभिक्रिया कर देंगे तब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक डाइएजोनियम लवण मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं N2Cl यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना भैया। और अब जब यहाँ पर ये रिएक्शन कर लोगे तब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि CuCl की उपस्थिति में आपको किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से आप क्या कर देना, निपटा देना। ये वाला H का प्लस Cl के साथ चला जाएगा, ये Cl बचेगा तो बेंजीन के ऊपर जोड़ देना जा करके। ठीक है ना भैया, ऐसे ध्यान से देख लो तो चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी मेरे ख्याल से। तो तुमने यहाँ पर देखा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर जाएगी, नाइट्रोजन गैस, प्लस में क्या मिल जाएगा तुम्हें, तो बोलोगे HCl। ठीक है भैया, इस तरीके से आपने देखा कि ये सैंडमायर अभिक्रिया आपने अच्छे से कवर कर ली। ठीक, कोई कठिन चीज है क्या, बहुत आसान सी चीज है। अब इसी से कह रहा है कि भैया क्लोरोबेंजीन से, और अगर आप देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल। बहुत आसान सा काम है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाने का, फिनॉल बनाने का। तो पहली रिएक्शन अपन सीखते हैं, देखो ध्यान से, अभी हम बना करके सिखाते हैं आपको। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ठीक है, ओके, ये हो गया पहला एग्जांपल आपका इसमें से बनाना। तो क्लोरोबेंजीन आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो फटाफट से, बोले भैया कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन। बनाना फिनॉल है, तो करना क्या होता है, जरूरी चीज ये समझिए ध्यान से। ठीक है ना भैया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया जो है ना एक क्षार के साथ में करा देंगे। तो आपने देखा कि जो क्षार मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। क्या मिलेगा, NaOH। ठीक, टेम्परेचर थोड़ा सा याद रख लेना, गर्म करना पड़ता है 573 केल्विन ताप पर, और वायुमंडल भी कितना लेना पड़ता है, तुम बोलोगे 300 ATM का। बात समझ रहे हो ना ध्यान से। ठीक, ऐसे ये जब रिएक्शन आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें यहाँ से क्या क्या बाहर कर लेना है। ठीक है, तो जब हमने आपसे कहा कि इन से चीजों को अलग करने की कोशिश करिएगा, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल आपसे बोला, बोले भैया 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप। ठीक, अब जरा ध्यान देना, 2 मॉलिक्यूल लिए तो हमने कहा एक को अगर ऐसे लिखना चाहो तो थोड़ी देर के लिए लिख दो, बाकी लिखना नहीं है ना, ऊपर वाला ही सही माना गया, बाकी तुम ऐसा लिखना। तो हमने कहा यहाँ से एक मॉलिक्यूल आप जल के साथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, देखो ध्यान से ऐसे करके यहाँ से। और दूसरा आप क्या करेंगे, Na को किसके साथ भेज देना, Cl के साथ में, मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ बाहर होते नजर आएंगे। सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा और आपका जल बाहर हो जाएगा। ठीक, अब जो मेन चीज बची वो क्या बचेगा, तो तुम बोलोगे या ONa बचा, और इसी ONa को आपको किसके ऊपर जोड़ देना है, तुम बोलोगे बेंजीन के ऊपर जोड़ देंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझना भैया, चीजें इंपॉर्टेंट है तो बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे समझने की। जैसे ही आपने ये करा कि ONa को जोड़ दिया, ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड की HCl से आप क्या करा देना, अभिक्रिया। तो जो जो ये H है वो चला जाएगा O के पास में, और Na चला जाएगा किसके पास में, Cl के पास में। तो तुम देखोगे कि आप यहाँ से क्या बाहर कर दोगे, NaCl। अब जो बचेगा वो केवल और केवल वही बचेगा जो आपको चाहिए था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, तो बन गया क्या, फिनॉल। जरा बताओ क्या ये रिएक्शन टफ है क्या, सोचो कितनी आसान रिएक्शन है भैया, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे, समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है ना, अगर समझ में आ रही चीजें भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है ना, ताकि मजा मुझे भी आता रहे पढ़ाने का। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसी में करते हैं। ठीक है ना भैया, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टॉलुइन बनाना है। क्या बनाना है, टॉलुइन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया आपसे पूछा गया है कि कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। ठीक है ना, तो अब क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाने की बात है, तो बहुत आसान सा काम। आपने अगर अभिक्रिया पढ़ी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, क्या पढ़ी है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है, तो उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, एक एरिल हैलाइड लेना पड़ता है। तो हमने कहा यहाँ पे एरिल हैलाइड के रूप में क्लोरोबेंजीन ले लो। ठीक, और दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, सोडियम मॉलिक्यूल के 2 मतलब मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। ठीक, सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल, और दूसरा आपको एक एल्किल हैलाइड लेना पड़ता है। तो एल्किल हैलाइड के रूप में हमने क्या ले लिया, CH3Cl ले लिया। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया कैसे करानी होती है, तो बोलोगे भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देते हैं। रिएक्शन का नाम याद कर लो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा दी जाती है। ठीक, जैसे रिएक्शन कराओगे तो ये आपके पास में जो Na का है और ये वाला Cl है, जो ये वाला Cl है, तो ये सब बाहर हो जाएंगे, और तुम देखोगे तो तुम्हें 2NaCl के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो फाइनली बचा वो ये बेंजीन बचा, और इसके ऊपर ये क्या बचा, CH3 बचा। ठीक, तो बस यही जोड़ देना, इसी की शकल को ही तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, टॉलुइन कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। जरा बताओ कोई समस्या किसी को, बोल के देखो एक बारी फटाफट से ना, चीजें मजेदार हैं कि नहीं है, आराम से समझ में आया कि नहीं आया, बोले भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आकर के, ताकि जगह की
कहानी को थोड़ा सा संभाला जा सके। ठीक, तुम भाई कहाँ रह गए, तुम भी तो चलो सेट होकर के। ओके, तो ये चीज मेरे ख्याल से सभी को भैया समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम लोग टॉलुइन बना सकते हैं। ठीक, अब अपन बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड के बारे में। ठीक है ना, अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, किस नंबर की रिएक्शन है, मजेदार सीखोगे, डाइफेनाइल बनाना। तो क्या कह रहा भैया कि हमें चाहिए क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, से डाइफेनिल, आसान काम है, डाइफेनिल। ठीक, मैं बताऊं आपको, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी फिटिक अपक्रिया, क्या पढ़ी होगी, फिटिक अपक्रिया। तो अगर आपने फिटिक रिएक्शन पढ़ी है तब आपको अच्छी तरीके से पता होगा क्या करते हो, इस तरीके से आपको दो मॉलिक्यूल ले लेने हैं, किसके, क्लोरोबेंजीन के। ठीक है ना, और वही पुरानी कहानी की दो धातु लेनी है सोडियम की, और उसके बाद में फिर से वही पुरानी कहानी कि यहाँ पे भी क्या करना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लिए, बोले ठीक है, उपस्थिति वही पुरानी किसकी लेनी है, शुष्क ईथर की। ठीक है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, NaCl बाहर होता हुआ नजर आएगा। दिख गया, बोले ठीक है। अब जो बचा उन सबको आपस में जोड़ दो, तो तुम बोलोगे भैया इधर क्या बचेगा, जवाब आएगा भैया एक ये बेंजीन बचा और एक ये बेंजीन बचा। ठीक है ना, तो ये दोनों बेंजीन को जब आपस में जोड़ दोगे तो इसी को डाइफेनिल कह देते हैं। समझ में आई कहानी कि नहीं आई भैया? ठीक है, बताओ जरा ध्यान से, कोई किसी को समस्या क्या, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से इनके भी तीनों के रिएक्शन को फटाफट, है ना, फिर आगे बातचीत करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हो गया ना भैया? ठीक, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान से समझना भैया। ठीक है ना, बड़ा आसान सा काम था, आपने अच्छी तरीके से ये रिएक्शन सीख ली। ठीक, और ये सब कॉमन रिएक्शन है भैया, हर जगह आपको हर सेट में देखने को मिलने वाली रिएक्शन है, तो अच्छे तरीके से तैयार करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर खा में, क्वेश्चन नंबर खा में कह रहा है हमसे क्या, कि फिनॉल बनाने की विधि लिखिए। ठीक, मतलब कोई एक तरीका लिख सकते हो फिनॉल बनाने का, इसके लिए इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, और सबके साथ में आपकी रिएक्शन करानी, क्या क्या होता है मैं बताता हूँ, चलिए वापस से देखिए। ठीक, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है, फिनॉल। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं फिनॉल बनाने की विधि। ठीक है ना, तो फिनॉल बनाने की विधि ये लिख देना आप। तो बोले ठीक है भैया, समझ में आ गई कहानी, फिनॉल बनाने की विधि। तो फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो सबसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, BDC से फिनॉल, आपने पढ़ा होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है आपको, फिनॉल बना देना है। ठीक है ना भैया, तो BDC से अगर मैं फिनॉल बनाने की बातचीत करूं तो बड़ा आसान सा काम होता है। BDC क्या होता है, तो तुम बोलोगे भैया कि ऐसे बेंजीन समूह के ऊपर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, N2Cl होता है, इसको बोलते हैं BDC। अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करा देनी होती है, तो बोलोगे भैया वार्म वाटर, गर्म जल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देना। गर्म जल क्या होता है, जवाब आएगा H2O। इन दोनों को अलग करने पर क्या मिलता है, H का प्लस OH का माइनस। ठीक है ना, तो जो H का प्लस मिले वो Cl के साथ भेज देना, नाइट्रोजन अलग कर देना, OH को जोड़ देना। ठीक, तो आप देखोगे कि आप ऐसे बना पाएंगे कि ये हमारा हो गया फिनॉल। बताओ जरा ध्यान से, कोई समस्या क्या, ये हो गया फिनॉल, प्लस में नाइट्रोजन गैस अलग बार हो गई, जो H का प्लस था वो Cl के साथ जाकर के HCl बना दिया। बोलो फटाफट से, कोई तकलीफ किसी को? तो फिनॉल बनाने की विधि सभी को पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है, कहानी समझ में आती है भैया, अगला क्वेश्चन की तैयारी करो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना भैया वो हमारा दिया गया है, कह रहा है कि अब इसी फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, फिनॉल की किसके साथ करानी, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे तरीके से याद रखना। ये हो गया आपका फिनॉल, अब इसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ में करानी है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3, और सांद्र लेना है तो कंसंट्रेटेड लिख देना, और उपस्थिति में आप यहाँ पर लेते भी वही है कि सांद्र H2SO4 की ये उपस्थिति भी चाहिए होती है इसमें। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी। अब क्या करना है कि जब आप इसी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब आपको यहाँ से एक ग्रुप मिलता है जिसको हम लोग NO2 ग्रुप बोलते हैं। ठीक, और आपको ध्यान रखना, जब इस तरीके से अभिक्रिया कराई जाती है तब आप ऑर्थो पे दोनों जगह पे और पैरा पे दोनों जगह, सॉरी एक जगह पे ना, जोड़ देते हैं किस समूह को, इसी NO2 समूह को। ठीक है ना भैया, तो जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करने जाएंगे तब आप ऊपर तो देखोगे कि OH लिखा हुआ है, इस जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2, और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, NO2। ठीक है ना भैया, ऐसी शकल को तुम बोलते हो कि ये शकल जो है ना ये पिक्रिक अम्ल की हो गई, किसकी हो गई, पिक्रिक एसिड की हो गई। ठीक, जरा बताए कोई हमें, कोई समस्या किसी को क्या? ठीक है ना, तो ये चीज याद करके रख सकते हो तुम आराम से। तो कितने काम में मॉलिक्यूल ले लिए, तुमने बोला 3। ठीक, अब 3 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए हैं, और अगर मैं तुमको दिखाऊं तो आपको 3 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं और 3 ऑक्सीजन भी आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक, क्या क्या और बाहर हो सकता है उसकी कहानी समझ लो। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से मिलकर के जल के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तुम बोलोगे 3 बन जाएंगे, तो 3H2O भी यहाँ पर चिपका देना। जरा बताओ कि कोई समस्या?
जहाँ कहीं भी भैया तकलीफ होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में हमें बता करके जरूर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको वहीं पर सॉल्यूशन दिखा दूंगा किस तरीके से आपको कहानी को बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है भैया वो क्या पूछ रखा है, फिनॉल की किसके साथ करानी है, ब्रोमीन जल के साथ में। तो बहुत आसान सा काम है। फिनॉल क्या हो गया आपका, तुम बोलोगे कुछ इस तरीके से, ये हो गया। अब इसकी किसके साथ करानी है, ब्रोमीन जल के साथ में। तो ब्रोमीन जल क्या हो जाएगा, Br2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोले ठीक है कहानी। अब आपको क्या करना है, जैसे ऊपर जोड़े थे ना वैसे ही आप यहाँ पर क्या करो, Br के मॉलिक्यूल जोड़ो। तो यहाँ से पहले 3 हाइड्रोजन निकालना और वो किसको दे देना, ब्रोमीन को। तो टोटल आपको 6 लेने पड़ेंगे, ओके। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऐसे बेंजीन बना लीजिएगा और यहाँ पर आपको क्या कर देना, OH जोड़ देना है। अब एक ब्रोमीन आपको यहाँ पे जोड़ देना आकर के, ठीक है ना भैया। एक ब्रोमीन आपको यहाँ पे जोड़ देना और एक ब्रोमीन आपको क्या कर देना, यहाँ पे जोड़ देना। चीजें क्लियर होगी, बोले ठीक है। और इधर से तुम्हारा क्या बाहर हो जाएगा, 3HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। अब करना क्या होता है, तो ये चीज तुम्हें ये समझनी पड़ेगी। वो क्या समझना पड़ेगा, तो ये 1 नंबर की कहानी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे 2,4,6 और क्या बन जाएगा, ट्राई ब्रोमो, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देना, फिनॉल। तो ये उसका नाम हो जाएगा, नोट कर लो। लास्ट वाला क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, जिंक के साथ में अब क्रिया करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा, ये हो गया ना, इसे छोड़ लो फटाफट से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसी का अब इसी में तीसरा क्वेश्चन भी तुमसे पूछा गया है, और वो क्या पूछा गया है उस चीज को भी समझ लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि हमें फिनॉल की किसके साथ क्रिया करा देनी है, तो कह रहा है जिंक के साथ में। बहुत आसान सी रिएक्शन है। तो फिनॉल की आपने किसके साथ करा दी, जिंक के साथ में गर्म करा दिया इसको, ठीक। जिंक के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखना, जिंक के साथ ये ऑक्सीजन चला जाएगा। तो चला गया तो बचेगा तो केवल H ना। तो वो H ऊपर थोड़ी ना टिका रहेगा, इसी बेंजीन के ऊपर ही तो गिरेगा आकर के, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बाहर क्या हो जाएगा आपका, जिंक ऑक्साइड। तो क्या बन गया तुम्हारा, बेंजीन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस 6 के खा नंबर को भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 7 के का और खा। अब ये 7 के का और खा नंबर जो क्वेश्चन है भैया, ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक। और आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हमने जैसा कि आपको बता रखा था कि एक सेट को कवर करने के लिए 4 लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे भैया, ठीक है ना। तो तीसरा लेक्चर आज कंप्लीट होता है और हम लोग बातचीत करेंगे कल चौथे लेक्चर के बारे में, और फिर मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना भैया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ बेटा करते रहना सभी लोग, ठीक है ना। क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं और अभी भी आपको तैयारी करना कितना बाकी है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना भैया।